हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से सिविल टेक सोल्यूशन पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना सब्जेक्ट क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम आपको सिलेबस के बारे में और उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। आज हम अपना पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा बेसिक्स ऑफ एनर्जी? तो सबसे पहले उसमें से टॉपिक देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा मतलब पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक है हमारे बेसिक्स ऑफ एनर्जी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में क्या क्या है हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, फिर हमारा है नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हमारा पढ़ेंगे हम क्या कैपेसिटी फैक्टर ऑफ क्या हमारा कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे अपना ग्लोबल फ्यूल रिजर्व में, यानी जो हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने जीवाश्म ईंधन है, उसमें से भी कोयला कितना है, कितना परसेंट है, उसको देखते हुए कितने सालों तक कोयला चलेगा या मतलब कितने सालों तक पेट्रोलियम तेल चलेंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्या एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी, यानी हमारे इंडिया और यूपी में ऊर्जा परिदृश्य, मतलब हमारे इंडिया में कितने जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या मतलब कोयला हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे कि उसका खपत हम लोग की मतलब किस तरीके से उसका कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक सालों में या मतलब कितना बचा हुआ है कितने सालों का, किस तरीके से वो मतलब विभिन्न क्षेत्रों में हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जैसे कौन कौन से सेक्टर हमारे हो गए, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया एंड अदर सेक्टर, इन सब में किस तरीके से कितना परसेंट हम पूरे एनर्जी का यूज कर रहे हैं, कितने क्षेत्रों में कितना यूज कर रहे हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आएगा एक टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट, यानी हमारे एनर्जी का जो यूज कर रहे हैं वो हमारे क्लाइमेट पे किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब क्लास को हम बता दे रहे हैं आज कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ाएंगे हम, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी पूरा पढ़ाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, मतलब उसमें भी नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हमारा एक टॉपिक ये चलेगा कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स, फिर ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। मतलब इतना टॉपिक हम आज के क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे और हमारा क्या बचेगा, बस एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया स्टेट ऑफ यूपी हमारा टॉपिक बचेगा, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं? ठीक है, आप लोग सभी लोग तो जानते होंगे क्या होती है हमारी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी हमारे पास किसी काम को करने की कितनी कैपेसिटी है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर जो हम मान लीजिए बोल दे कि हम 1 आवर में हम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो क्या हम करेंगे, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर ही हमारी कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा हम नहीं दौड़ सकते, यानी हमारे पास उतनी ही एनर्जी है कि उतना ही काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी काम को करने की हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की मशीनों और यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी मशीन हो गई या डिवाइसेज हमारी हो गई, क्या होगा, बिना ऊर्जा के चल सकती है? नहीं। कोई भी मशीन हो गया, जैसे मान लीजिए आप लोग फोन में वीडियो देखते हैं तो क्या है, किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी की वजह से ही चल रही है। हम फोन को चार्ज करने के लिए फिर लगाते हैं ना, तो उसको विद्युत एनर्जी देते हैं ना, तो क्या हो गया, और मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ये जल रहा है, ये भी क्या है, किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी की वजह से ही जल रहा है। ठीक है, तो कोई भी मशीन हो गया या डिवाइसेस हो गए, उसको चलाने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना कोई भी काम का करना या होना संभव ही नहीं है। ऊर्जा के बिना क्या है, किसी भी काम का कोई भी काम करने के लिए हमको क्या है, एनर्जी की जरूरत होती है। हमको खुद किसी काम को करने के लिए क्या है, हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, हम किसी काम को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऊर्जा के बिना कोई भी काम का करना या होना संभव ही नहीं है। ऊर्जा के बिना न तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और न ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है। ठीक है, ऊर्जा के बिना क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही लगाती है, तो क्या है, किसी न किसी प्रकार की एनर्जी की वजह से ही वो मतलब क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो क्या है, ऊर्जा के बिना न तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और न ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है। फिर हमारा वही इंग्लिश में है, देख लीजिए आप लोग क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन ऑल टाइप्स ऑफ
मशीन्स एंड डिवाइसेज, यानी सभी प्रकार के मशीन और डिवाइसेज को चलाने के लिए क्या होती है, हमारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी, मतलब ऊर्जा के बिना क्या किसी भी काम का करना या होना पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट एनर्जी नाइदर लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ नॉर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द यूनिवर्स ऑफ पॉसिबल, यानी ऊर्जा के बिना क्या है, ना तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और ना ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव है। ठीक है, तो मतलब ये उम्मीद करती हूँ कि आपको एनर्जी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का वर्गीकरण। तो कितने टाइप की हमारी ऊर्जा होती है, देख लीजिए ऊर्जा। ठीक है, इस वजह से ऊर्जा कई प्रकार की होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन से है हमारी, जैसे हो गई प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। फिर हमारी है वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक ऊर्जा, यानी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। फिर हमारे हैं नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम चलिए एक एक को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके क्या देखेंगे, प्राइमरी एनर्जी यानी प्राथमिक ऊर्जा। तो प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, देखिए आप लोग, प्राइमरी ऊर्जा ऊर्जा के वे स्रोत है जो प्रकृति में सीधे उपलब्ध होते हैं, यानी ये क्या है, ये डायरेक्टली हमको नेचर से अवेलेबल होते हैं, डायरेक्टली हमको क्या है, नेचर से मिलते हैं। इनके उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी क्या है, हम इसका डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। इनके उपयोग से पहले हमको किसी भी प्रकार के चेंज की जरूरत नहीं होती है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों को सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वे प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित होते हैं। इनका क्या कर सकते हैं, हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति में हमको डायरेक्ट हमको प्रकृति ने दी है। ठीक है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हमको जरूर काम नहीं करना पड़ा है, डायरेक्टली वो क्या है, नेचर में अवेलेबल होते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे क्या है, कोयला हो गया, ठीक है, एक मिनट, तेल हो गए, प्राकृतिक गैस हो गए, लकड़ी हो गए, सूरज, हवा, नदियां। अब देखिए जैसा कोयला क्या करते हैं, हम डायरेक्टली मतलब खनन करके यानी माइनिंग करके क्या डायरेक्टली कोयला निकाल लेते हैं ना, उसको किसी और चीज से बनाते हैं। अब मतलब डायरेक्टली हमको क्या है, पृथ्वी के अंदर से मतलब कहीं से भी क्या हम खनन करके उसको निकाल लेते हैं। हाँ, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, विद्युत एनर्जी या उष्मा मतलब थर्मल एनर्जी के रूप में हम क्या उसका यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, कोयला हमको डायरेक्टली मिलता है। अब तेल यानी क्रूड ऑयल, जैसे कच्चा तेल हो गया, वो भी क्या है, हमारा डायरेक्टली पृथ्वी से अवेलेबल होता है। उसका भी रिफाइनिंग करके हम पेट्रोल, डीजल इत्यादि बनाते हैं। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल होता है वो क्या है, हमारा डायरेक्टली अवेलेबल होता है। फिर प्राकृतिक गैस भी, इसका भी रिफाइनिंग करके हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब गैसें प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक मतलब गैस है ये भी क्या डायरेक्टली हम प्राप्त करते हैं। फिर लकड़ी, अब ये जैसे लकड़ी है उसको किसी चीज से परिवर्तन करके हम लोग बनाए हैं नहीं, वो क्या है, नेचर हमको डायरेक्ट दी है। ठीक है, उसका मतलब हम जलाकर उससे क्या करते हैं, कोयला बना लेते हैं। लेकिन वो जो लकड़ी है वो क्या है, हमारी डायरेक्टली अवेलेबल होती है। ठीक है, लकड़ी हो गया, सूरज हो गया, हवा हो गया, नदियां हो गया, क्या है मतलब नदी हो गया, सूरज हो गया, क्या है डायरेक्टली हमारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी एनर्जी हमारी क्या है, जो क्या करती है, सीधे प्रकृति में उपलब्ध होती है। इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के। इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, क्या है, प्राइमरी एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर डायरेक्टली अवेलेबल इन नेचर। ये क्या होती है, हमारी डायरेक्टली नेचर में अवेलेबल होती है। नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड बिफोर दे आर यूज, यानी इनके यूज करने से पहले हमको किसी भी प्रकार के चेंज की जरूरत नहीं होती है। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, इनको क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यूज करते हैं एज देयर आर प्रेजेंट इन द नेचर इन्वायरमेंट। क्या, क्यों, क्योंकि हमारी ये प्रकृति में क्या है, सीधे अवेलेबल होती है। सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड वुड, सन, विंड, रिवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी एनर्जी। चलिए हम अपना सेकेंडरी एनर्जी देख लेते हैं। क्या हमारी सेकेंडरी एनर्जी यानी द्वितीयक ऊर्जा। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत आमतौर पर प्रकृति में नहीं होते हैं, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, हमारे डायरेक्टली प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या होते हैं, हमारे जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं उन्हीं से हम इनको प्राप्त करते हैं। इसलिए ऊर्जा के द्वितीयक स्रोतों को ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कोयले के जलने से क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या डायरेक्टली हमको मिला है, हम क्या करते हैं, कोयले को जलाकर, या जैसे मतलब नदियां हो गई, उनका पानी यूज करके ही हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये जो विद्युत ऊर्जा हो गई ये क्या हमारी सेकेंडरी है, और क्या है, कोयला हमारा प्राइमरी है। तो क्या होते हैं, प्राइमरी ऊर्जा संसाधनों से ही उनको चेंज करके इसमें परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कच्चे तेल के उपजा से पेट्रोल मिलता है, जैसे क्रूड ऑयल हमारा हो गया। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या है, हमारा
प्राइमरी एनर्जी है, उसको मतलब उपचार करके उसका रिफाइनरी करके हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी एनर्जी है। ठीक है, जो क्या होता है डायरेक्टली हमको अवेलेबल नहीं होता है, उसको क्या करते हैं हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग क्या है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस आर यूजुअली नॉट इन नेचर। ये क्या होती है, मतलब डायरेक्टली नेचर में अवेलेबल नहीं होती है, बट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेस। ये क्या होती है, हमारी प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेस से डिराइव्ड होती हैं। हेंस सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहते हैं, जो हमको क्या प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली हमको नहीं अवेलेबल हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है, बर्निंग ऑफ कोल गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मतलब क्या है, कोयले के दहन से हम क्या प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिकल ईंधन प्राप्त करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ऑयल गिव्स पेट्रोल, और मतलब क्रूड ऑयल के ट्रीटमेंट से हम क्या प्राप्त करते हैं, पेट्रोल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी समझ में आ गया होगा। प्राइमरी एनर्जी होते हैं, क्या होते हैं हमारे, जो डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं पृथ्वी पे, उसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी एनर्जी होती है वो क्या है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है, उसको क्या करते हैं हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से इसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब फिर देखते हैं हमारी वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा यानी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, तब चलिए सबसे पहले हम वाणिज्यिक ऊर्जा को देख लेते हैं। क्या होती है वाणिज्यिक ऊर्जा, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजारों में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, यानी क्या होते हैं, हमारे बाजारों में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, यानी इनको हम बाजारों से खरीदते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, वाणिज्यिक ऊर्जा बिजली, कोयला, शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध है। किसके रूप में हमको उपलब्ध है, जैसे बिजली हो गया, कोयला हो गया, शुद्ध पेट्रोलियम, इनको क्या करते हैं हम बाजार से खरीदते हैं ना, जैसे कोयला हो गया, बिजली भी हो क्या गया, उसका हमको कुछ ना कुछ मूल्य देना ही पड़ता है। वाणिज्यिक ऊर्जा आधुनिक दुनिया में औद्योगिक परिवहन और वाणिज्यिक विकास का आधार बनती है। औद्योगिक क्या, इंडस्ट्री में जो भी है तो क्या करते हैं हम बिजली कोयला इन सबका ही ज्यादा यूज करते हैं, इंडस्ट्री हो गया। परिवहन में ठीक है, जैसे जो मोटर गाड़ियां है उसमें भी क्या है, डीजल पेट्रोल लगता है, तो वो भी क्या है हमारी मतलब डायरेक्ट हम उनको किसी निश्चित कीमत पर बाजार से खरीदते हैं। और फिर क्या हमारा शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद, ये भी एक शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद कौन कौन से है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सब हो गए। ठीक है, का आधार बनती है। औद्योगिक देशों में वाणिज्यिक ईंधन ने केवल आर्थिक उत्पादन के लिए, ठीक है, आर्थिक उत्पादन मतलब जैसे मान लीजिए मतलब हम ये सब बना रहे हैं जो वाणिज्यिक हमारी ऊर्जा है, तो बाजारों में मिलते हैं तो उससे क्या है, पैसा मिलता है, तो क्या है देश का एक इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या हमारा सही होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, केवल न आर्थिक उत्पादन के लिए बल्कि समान आबादी वाले घरेलू कार्यों के लिए भी प्रमुख स्रोत है, यानी सिर्फ इकोनॉमिक मतलब कंडीशन के लिए सही नहीं है, बल्कि क्या है जो समान आबादी हमारे कई घरेलू कार्यों के लिए भी प्रमुख स्रोत है। जैसे क्या हो गया, बिजली हो गया, इसको भी क्या करते हैं हम घरेलू कार्यों के लिए भी यूज करते हैं ना। फिर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गए, प्राकृतिक गैस हो गए, ये सब क्या है हमारी मतलब कमर्शियल एनर्जी के एग्जाम्पल है, जिनका हम यूज करते हैं, मतलब अपने घरों में भी घरेलू कार्यों के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर इंग्लिश में देख लीजिए, द एनर्जी सोर्सेस which are available in the market at a fixed price, एक कौन से मतलब है जो हमारे मार्केट में एक फिक्स प्राइस पे उपलब्ध होते हैं। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल एनर्जी, इनको क्या कहते हैं हम वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। कमर्शियल एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड प्योर पेट्रोलियम। ये किसके रूप में उपलब्ध है हमारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोल हो गया एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। Commercial energy form the basis of industrial transportation and the commercial development in the modern world. Commercial fuel is industrialized countries is the major source not only for economic production but also for many domestic work in the general production such as electricity, coal, petroleum and natural gas. ये क्या करते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए ये हमारी यूज नहीं की जाती है, बल्कि हम इसको क्या करते हैं, जैसे समान आबादी क्षेत्रों में घरेलू कार्यों के लिए भी इसका क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम पढ़ते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी यानी अपनी अवाणिज्यिक ऊर्जा। क्या है हमारी, वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है, यानी क्या है हम इसको किसी कीमत पर खरीदते नहीं है बाजार से। जैसे हम पेट्रोल, डीजल, कोयला हो गया, उसको क्या करते हैं हम बाजारों से एक निश्चित कीमत पर खरीदते हैं, लेकिन इसको खरीदते नहीं है। ठीक है, उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
हमारे जीव ऊर्जा स्रोतों में क्या क्या है हमारी जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे ईंधन शामिल है। क्या है हमारे जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट इसमें क्या है हमारे शामिल होते हैं। इनको क्या हम बाजारों से खरीदते हैं नहीं, ये क्या गांव में मतलब मिलते हैं ना हमको, जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता तथा ज्यादातर गांव के प्रत्येक घर में उपयोग किया जाता है। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हमारे गांव और घरों में ज्यादा होते हैं। जैसे पशुओं का गोबर, उसको क्या कहते हैं हम एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं। फिर कृषि अपशिष्ट जैसे मतलब खरपतवार होते हैं, उसको भी क्या जो लोग गांव से होंगे समझते होंगे, उसको क्या घूर बोला जाता है हम लोगों के गांव में। ठीक है, तो वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसका यूज हम जैसे खेतों में खाद के रूप में करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका इंग्लिश देख चुके हैं ना, नहीं, एनर्जी सोर्सेस आर दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कमर्शियल मार्केट फॉर वैल्यू एज क्लासिफाइड एज नॉन कमर्शियल एनर्जी। ये क्या करती है हमारी बाजार में एक फिक्स प्राइस पे उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप, नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूड फ्यूल सच एज बर्निंग वुड, कैटल डंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। इसमें क्या क्या शामिल है हमारे, बर्निंग वुड यानी जो जलाने वाली लकड़ी है। ठीक है, जिसका यूज हम जलाने में करते हैं, वो हो गया। कैटल डंग यानी पशुओं का गोबर हो गया, एंड एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कृषि अपशिष्ट। These are traditionally collected, ये क्या होती है हमारी पारंपरिक तरीके से एकत्र की जाती है। Which cannot be bought with money, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मनी से खरीद नहीं सकते हैं। And mostly used in every house in the village, और क्या होता है गांव के प्रत्येक घरों में इसका हम यूज करते हैं। In the village they are also called traditional फ्यूल्स, यानी हम इसको क्या करते हैं, पारंपरिक ईंधन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पारंपरिक तरीके से हमारी तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमर्शियल एनर्जी क्या होती है, जो हमारी बाजार में एक निश्चित कीमत पे उपलब्ध होती है। ठीक है, वो मेनली जैसे इकोनॉमिक कंडीशन में मतलब ज्यादा उसका योगदान रहता है हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन में। क्यों, क्योंकि उसको बेचते हैं तो उससे पैसा आता है, तो उससे क्या है देश का इकोनॉमिक कंडीशन भी सही होता है। तो क्या हमारे डायरेक्टली बाजार में उपलब्ध होती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या हो गया मतलब कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी जो क्या है बाजारों में एक मतलब फिक्स्ड प्राइस पे हमारे उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको क्या हम पारंपरिक तरीके से गाँव में घरों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसमें पशुओं का गोबर हो गया और कृषि अपशिष्ट हो गए, ये सब उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी आप लोग समझ लिए। अब फिर आगे हम चलते हैं, क्या है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। क्या है नवीकरणीय ऊर्जा, उसको देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। अक्षय ऊर्जा स्रोत जिनका कभी क्षय नहीं होता है। ठीक है, क्या होती है हमारी ये अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो गई हमारी पवन ऊर्जा हो गई। अब पवन ऊर्जा को कभी समाप्त, ऐसा नहीं कि कभी समाप्ति नहीं होंगी, बट क्या जब तक पृथ्वी पे है मतलब हवाएं चलना बंद हो जाएंगी, नहीं। तो ये क्या है हमारी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है, जो क्या कभी खत्म नहीं होती। अब पवन ऊर्जा का भी यूज करके हम क्या करते हैं, मतलब विद्युत एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर हमारी क्या है सोलर एनर्जी, जैसे सूर्य के प्रकाश का यूज करके भी हम क्या विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी, जो पृथ्वी की टेम्परेचर हम जैसे जैसे पृथ्वी के मतलब अंदर जाएंगे तो उसका क्या है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो वहां से भी हम मतलब गर्म पानी और भाप का यूज करके वहां से भी क्या विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तथा जल विद्युत पावर, यानी क्या करते हैं हम जल का भी यूज करके क्या करते हैं एनर्जी का, जल विद्युत पावर, उससे भी मतलब जल का यूज भी करके क्या करते हैं, उससे भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो क्या है जल भी ये क्या है कभी ना खत्म होने वाली हमारी एक सोर्स है। ठीक है, तो क्या होती है अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है, यानी जो कभी समाप्त नहीं होंगी, उसको क्या बोलते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका उपयोग बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े बिना किया जा सकता है। इसको यूज करने से हमको किसी प्रकार का प्रदूषण होता है नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं हम बिना किसी प्रदूषण के इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका इंग्लिश देख लीजिए, क्या है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, ये क्या होती है कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, और इनको क्या अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। फिर क्या हमारी ज्वारीय एनर्जी, टाइडल एनर्जी भी होती है। जैसे कि मतलब मान लीजिए समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं तो उसमें बहुत तेज लहरें होती हैं, तो उन लहरों का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं टरबाइनों को चला सकते हैं। फिर मतलब उसका फिर जनरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मतलब है सोलर मतलब टाइडल एनर्जी भी हमारी हो गई, वो भी क्या है हमारी
मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, क्योंकि वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, और क्या है, जल विद्युत पावर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट कैन बी यूज्ड विदाउट लिविंग एनी हार्मफुल पोल्यूशन। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका यूज बिना किसी पोल्यूशन के उत्पन्न किए बिना कर सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ लिया हम लोग। अब क्या है हमारी गैर नवीकरणीय ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार इनको हम यूज कर लिए तो इनका दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है, तो क्या वो खत्म हो गया, फिर उसको क्या दोबारा हमको उसमें भरवाना ही पड़ता है। ठीक है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद पुनर्नवीकरण करोड़ों सालों तक। जैसे क्या हुआ था, मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले मतलब भूकंप आए और जिससे भी बहुत सारे जीव जंतु वनस्पतियां क्या है गई, पृथ्वी के नीचे दब गई, जिससे हाई प्रेशर के कारण वो क्या है कोयले में पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो उसी से तो हम कोयला प्राप्त कर रहे हैं और सब पेट्रोलियम प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या है कभी ना कभी खत्म होंगी ही। तो एक बार अगर जो खत्म हो गई तो क्या है करोड़ों सालों तक उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी फिर से वही क्रिया होगी, वो हम पाएंगे, हम लोग दब जाएंगे, तभी क्या हो सकता है पेट्रोलियम और हमको कोयला मिल सकता है। ठीक है, तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक ईंधन है। क्या है, एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है जो समय के साथ समाप्त हो सकता है। ये क्या है हमारे समय के साथ समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैसेस। क्या क्या है हमारे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गए और गैस हो गए। उसका इंग्लिश देख लीजिए क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीयूज। इनका उपयोग क्या हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वंस यूज, इनका यूज एक ही बार कर सकते हैं। व्हाट कैन नॉट बी रिसाइकल, क्योंकि इनका हम रिसाइकल कब तक नहीं कर सकते, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों वर्षों तक क्या इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज ए ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल। ये क्या है हमारी एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है। विच कैन बी डिप्लीटेड ओवर टाइम, जो क्या है हमारी समय के साथ समाप्त हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए एंड गैस। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गया है। रिन्यूएबल क्या हम बताया है, जो मतलब जिनका उपयोग हम फिर कर सकते हैं, यानी वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे सोलर एनर्जी हो गए, जियोथर्मल एनर्जी हो गए, विंड एनर्जी हो गई हमारी, और भी बहुत, जैसे टाइडल एनर्जी हो गई, वो सब क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो क्या है समय के साथ हमारी समाप्त हो जाएंगी, मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। वो कैसे है, जैसे हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस हो गए, ये सब क्या हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। चलिए वो अंतर देख लीजिए किसमें किसमें है। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें हमको क्या अंतर देखना है। तो वही जो हम पढ़ाए वही है पूरा देख लीजिए। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत और ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत क्या है, ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं और ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। क्या है हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको क्या कर सकते हैं हम लगातार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी से किसी चीज को हम चार्ज कर दिए तो फिर क्या करते हैं हम दोबारा उसको भी पूरे चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है ये लगातार प्राप्त होते हैं। दीज कैन बी अचीव्ड कंटिन्यूसली, ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। दीज कैन नॉट बी अचीव कंटिन्यूसली। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात ये पुनः विकसित हो जाते हैं। क्या है कभी समाप्त नहीं होते हैं। इट नेवर एंड्स, दैट इज डेवलप्ड अगेन। ठीक है, और ये क्या है एक कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं तथा ये पुनः विकसित नहीं होते हैं। दी डिसअपीयर्स आफ्टर सम टाइम एंड डू नॉट डेवलप अगेन। फिर क्या है इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं और दीज आर कॉल्ड सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और ये क्या हमारे हैं, ये परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। कौन है जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी हो क्या है हमारे प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। दी डू नॉट क्रिएट पोल्यूशन, ये प्रदूषण पैदा करते हैं यानी दी क्रिएट पोल्यूशन। एग्जाम्पल में कौन कौन से हमारे देखिए, पवन ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, और इसके एग्जाम्पल में हमारा हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो आप लोग डिफरेंस देख लिए। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। अब हमारा आता है एक टॉपिक हमारा जो था कैपेसिटी फैक्टर ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैपेसिटी फैक्टर देख लीजिए, उसके बाद फिर हम कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एनर्जी का पढ़ा देंगे, और जो भी एक और टॉपिक था आपका पवन ऊर्जा क्षमता करके कुछ था। ठीक है, उसको तो सबसे पहले क्षमता कारक ही देख लीजिए। क्या है, किसी निश्चित समय में किसी बिजली संयंत्र द्वारा वास्तव में उत्पादित ऊर्जा तथा उसी समय में संयंत्र की संभावित उत्पादन क्षमता के अनुपात को
क्षमता कारक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे किसी चीज को हम बनाते हैं तो उसमें एक्चुअल में कितना एनर्जी हमको मिला और वास्तव में वो कितना कर सकती थी। जैसे मान लीजिए अगर जो हम एक दिन में बोले कि आज हमको 5 टॉपिक खत्म करना अपना पूरे दिन में, लेकिन हम क्या किए हैं कि हम किसी कारण से हम अपना 2 ही टॉपिक कंप्लीट कर पाए, तो क्या है हमारी मतलब कितनी कैपेसिटी थी, हम कितना खत्म करने चाहते थे 5 टॉपिक, लेकिन कितना कर पाए 2 ही। तो उसी तरीके से होगा, क्या होगा, जो एक्चुअल में मतलब उत्पादन किए जिसके लिए हम उसको बनाए थे उतना नहीं। मान लीजिए कोई एनर्जी है, उसको हम क्या किए 1000 मेगावाट के लिए उसको बनाए कि पूरे साल में हमको एक, क्योंकि उसी समय में है। ठीक है, मतलब ये जो समय है आपका कांस्टेंट रहेगा, उसी समय में आपको बात करना है। जैसे 1 साल का ले रहे हैं अगर जो, तो 1 साल का दोनों लेना पड़ेगा कि 1 साल में कितनी हमको एनर्जी दी और 1 साल में हम कितने के लिए उसको बनाए थे। कोई मतलब जैसे हो गया कि ऊर्जा संयंत्र हमारा हो गया, हम उसको बनाए कि हमसे 1000 मेगावाट हमको 1 साल में चाहिए था, लेकिन वो क्या 500 मेगावाट ही दे पाई, तो उसकी क्या है मतलब उसकी कैपेसिटी फैक्टर क्या हो गई हमारी 50% ही हमको दे पाई ना। तो उस तरीके से इसका रहता है कि मतलब एक्चुअल में किसके लिए उसको हम बनाए थे और कितना उससे हमको मिला, वही हमारा क्या होता है कैपेसिटी फैक्टर होता है। क्या होता है, द रेशियो ऑफ एनर्जी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय ए पावर प्लांट एट ए गिवन टाइम टू द पोटेंशियल जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड द कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, क्षमता कारक यह बताता है कि कोई बिजली संयंत्र अपनी अधिकतम क्षमता की तुलना में कितना उत्पादन करता है। ठीक है, वो अपनी अधिकतम क्षमता का कितना हमको एनर्जी दे पा रहा है, उसी के बारे में क्या हमारा कैपेसिटी फैक्टर बताता है, जिसे क्या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें हम इसको व्यक्त करते हैं, परसेंट में। ठीक है, क्या है, द कैपेसिटी फैक्टर इज द मेजर ऑफ हाउ मच ए पावर प्लांट प्रोड्यूसेस कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कोई भी पावर प्लांट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है उसके बारे में क्या कैपेसिटी फैक्टर बताता है। एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसमें इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारा परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्षमता कारक यह जानने में मदद करता है कि एक बिजली संयंत्र कितना विश्वसनीय और कुशलता पूर्वक काम करता है। क्या जानने में मदद करता है कि कोई भी बिजली संयंत्र हो गया वो कितनी, जैसा अगर जो मान लीजिए उसका कैपेसिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो ये पता रहेगा ना कि हमको यानी उससे अधिक कैपेसिटी मतलब मिल रही है, हम जितने के लिए बनाए थे वो अपने कुशलता पूर्वक अपना काम कर रही है। ठीक है, फिर क्या है उसका इंग्लिश भी है, द कैपेसिटी फैक्टर हैव टू नो हाउ रिलायबली एंड एफिशिएंट ए पावर प्लांट वर्क्स। ठीक है, ये विभिन्न ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, सौर कोयला की तुलना में भी उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, जैसे मान लीजिए हम कोई पवन ऊर्जा से कोई संयंत्र बनवाए और फिर हमको पता चला कि मतलब और कोई सौर ऊर्जा से बनाए और पवन ऊर्जा से कोई हम ऊर्जा प्लांट मतलब एनर्जी प्लांट हम बनवाए और फिर हमको पता चला कि एक से हमारा 65% मिल रहा है, एक से 50%, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको सोलर एनर्जी से क्या 65% मिल रहा है और मतलब विंड पावर का जो हम बनवाए हैं उससे क्या हमारा 50% मिला है, तो हम क्या करेंगे मतलब 65% वाला हम यूज कर लेंगे, क्यों हम मतलब इसको यूज करेंगे। तो क्या करता है, एक तुलना भी बताता है कि कौन सा हमारा बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, तुलना में भी उपयोगी होता है। It is also useful in comparison to various energy sources, example wind, solar, coal। ठीक है, इसका है फार्मूला देख लीजिए, वास्तविक उत्पादित ऊर्जा यानी क्या है, एक्चुअल प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, इसका इंग्लिश देख लीजिए, होगा नहीं, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारा है मतलब देख लीजिएगा आप लोग कैपेसिटी फैक्टर की, इसका इंग्लिश हो नहीं पाया था यहाँ पर। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि इसको क्या है हमको परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू देखिए हमेशा 1 से कम ही होगा। ठीक है, इज लेस देन 1, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से किसी को मतलब कोई भी संयंत्र कितने अच्छे से बना देंगे, वो ये नहीं है कि वो 100% ही हमको काम करेगी, कुछ ना कुछ उसका लॉस जरूर होगा। तो जो कैपेसिटी फैक्टर का मतलब वैल्यू है हमेशा क्या है, 1 से आपका कम ही आएगा। ठीक है, अब जो टॉपिक था हमारा क्या है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर, तो उसका डिफिनेशन बस वही है, क्या है, किसी सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा, वो था किसी संयंत्र द्वारा। ठीक है, ये क्या है, किसी सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा किसी निश्चित समय अवधि में वास्तव में उत्पादित ऊर्जा तथा उसी अवधि में संयंत्र की संभावित उत्पादन क्षमता के अनुपात को क्या क्षमता
कहते हैं, सौर क्षमता कारक कहते हैं। ठीक है, क्या है, किसी मतलब सोलर प्लांट एनर्जी द्वारा मतलब एक्चुअल में कितनी हमको एनर्जी मिल रही है और उसकी कितनी पोटेंशियल क्षमता थी, मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी देने की, उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर। इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग क्या है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलर पावर प्लांट इन ए गिवन टाइम पीरियड टू द पोटेंशियल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन द सेम टाइम पीरियड, यानी उसी समय अवधि में एक्चुअल में प्रोड्यूस एनर्जी और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, उसी के रेशियो को क्या कहते हैं हम, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर। ठीक है, उसमें क्वेश्चन है जैसे वही है जिस तरीके से हम बताए हैं, तो क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटी फैक्टर, क्या हो जाएगा आपका, क्या कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर, कैपेसिटी फैक्टर निकालना है। ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर क्या हो जाएगा, एक ऊर्जा संयंत्र को 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। कितने के लिए डिजाइन किया गया था हमारा, 1000 मेगावाट। यदि पूरे वर्ष 500 मेगावाट की दर से लगातार बिजली मिलती है तो उसकी सौर क्षमता कारक ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे हम, क्या हमको एक्चुअल में कितनी मिल रही है हमारी 500 इंटू क्या करेंगे, और कितनी हमको उसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी 1000। ठीक है, इंटू 100 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 50%। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब फिर क्या है, पवन ऊर्जा जनरेटर क्षमता, यानी कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेटर्स। क्या है, किसी पवन ऊर्जा जनरेटर द्वारा, ठीक है, वो क्या था, किसी सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा, ये क्या है, पवन ऊर्जा जनरेटर द्वारा किसी समय अवधि में वास्तव में उत्पादित ऊर्जा तथा उसी समय अवधि संयंत्र के संभावित उत्पादन क्षमता के अनुपात को क्या, पवन ऊर्जा जनरेटर क्षमता कारक कहते हैं। वही है मतलब, ठीक है, किसी ऊर्जा संयंत्र द्वारा उसकी कितनी एक्चुअल में एनर्जी मिल रही है और कितना वो प्रोड्यूस कर सकता था, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेटर्स। द रेशियो ऑफ द एनर्जी एक्चुअली जनरेटेड बाय विंड पावर जनरेटर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू द पोटेंशियल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड इज कॉल्ड द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए विंड पावर जनरेटर्स। ठीक है, तो इसमें भी हमारे क्वेश्चन है जैसे है, यदि एक पवन टरबाइन की क्षमता 5 मेगावाट है और वह औसतन 2 मेगावाट बिजली पैदा करता है तो पवन ऊर्जा जनरेटर का क्षमता कारक ज्ञात कीजिए। उसका भी उसी तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, कितना हमको मतलब मिल रहा है 2, औसतन कितना मिल रहा है हमारा 2, और कितने के लिए उसको बनाया गया था 5। ठीक है, इंटू 100 करेंगे, क्या आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, क्या जाएगा हमारा 40%, यानी 40% ये हमारी क्या है, उसकी कैपेसिटी फैक्टर है। अब चलिए एक टॉपिक हमारा जो था क्या है, जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। देखिए इसको, इस टॉपिक को तो अभी हम पढ़ा ही देंगे, लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि जिस हिसाब से अब उसका मतलब जैसे कि हम जो एनर्जी अपना यूज कर रहे हैं, जो भी उससे जहरीली गैसें लग रही हैं, क्या उससे हमारा इन्वायरमेंट कितना दूषित हो रहा है, मतलब जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट मतलब इस समय दूषित हो रहा है, क्या उस पर सच में सोचने की हमको जरूरत है, क्योंकि ये क्या है, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हम अपनी मतलब लाइफ स्टाइल, अपनी सुख सुविधाएं तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में क्या हमारी पृथ्वी, अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को क्या है पूरी तरीके से प्रदूषित कर डाले हैं, जिसका क्या है बहुत कई तरीके की बीमारियां पैदा हो रही हैं, और भी बहुत सारे कारक, जैसे आप लोग सुने होंगे क्या, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत क्षरण, जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में जो हमारी वो क्या है ओजोन लेयर है, वो क्या करती है, हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसको क्या करती है, पृथ्वी पे आने से रोकती है। लेकिन अब क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है, जो हम फ्रिज एसी यूज कर रहे हैं, उसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब निकल रहे हैं, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं, मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं, वो क्या किए हैं, उसमें मतलब छिद्र कर दिए हैं या उसको पतला कर दिए हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है क्या है डायरेक्टली पृथ्वी पर पहुंच रही है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे मतलब बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे एक मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब अभी एक टॉपिक भी मतलब आगे आएगा, इसे सुन लीजिए। वो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है, जैसे बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस बता देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब क्या होती है,
मान लीजिए यहाँ पर हमारा सन है, ठीक है। अब इससे जो किरणें आती है तो जब मतलब पृथ्वी पे पहुंची है तो ये मतलब एक प्राकृतिक है कि मतलब इस हिसाब से वो रखती है कि जितनी हम इस पृथ्वी को जरूरत होती है, ठीक है। हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, जो मतलब आती है पृथ्वी पे आती है तो वो बस जितना टेम्परेचर उसको रखना रहता है, जितना उसके लिए लाभदायक होता है उतना वो बस रोकती है, बाकी क्या है हमारी वापस चली जाती है। लेकिन आज के समय में जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वो क्या कर रही है, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बना दे रही है, ठीक है। क्या है, हमारी एक लेयर बना दे रही है। अब जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो क्या है, वापस नहीं जा पा रही हैं, इसी में फंस के रह जा रही है। तो इससे क्या है, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन ब दिन क्या है बढ़ता चला जा रहा है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें अभी आ रही हैं और फ्यूचर में तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए कहीं भी जंगलों में आग लग जा रहे हैं, ठीक है। और अभी आप लोग 2024 की गर्मी का हाल देखे होंगे, ये जो 2024 का गर्मी था वो सोचिए मतलब आज तक में इसको सबसे गर्म वाले साल में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और इससे जो पिछले वाला था जो 2023 का था उसको ऐसा माना गया था कि वो 2000 सालों का लगभग रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है। और 2024 की था गर्मी, उसको मतलब अब तक में सबसे गर्म वाले साल में उसको रिकॉर्ड किया गया है। यानी सबसे ज्यादा मतलब गर्मी कौन सी 2024 में पड़ी है। आप सोचिए किस हद तक प्रॉब्लम हो सकती है, और भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप लोग सुनोगे मतलब कितना है, मान लीजिए हमारी जैसे मतलब कई कई स्थल है ना पृथ्वी पर, मान लीजिए। और बाकी क्या है, इस तरीके से मान लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्या है हमारे मतलब कितने परसेंट हमारे हैं, जैसे मतलब वाटर कितना है हमारा, वाटर है 71%, ठीक है। और स्थल मंडल कितने हैं, 29%। अब उसमें मतलब जैसे 71% में भी कुछ हमारे जैसे खारे पानी के रूप में मतलब जैसे है, उसमें आप लगभग 97.5% क्या है, समुद्र में है, ठीक है। इसमें से बता रहे हैं जो 71% हमारा वाटर है, और भी जैसे 2.5% हमारे क्या है, फ्रेश वाटर के रूप में है, ठीक है। क्या है, हमारे फ्रेश वाटर के रूप में है। इसमें से भी जो 2.5% है मतलब लगभग 1.8, मतलब एकदम एग्जैक्ट डेटा हमको तो नहीं पता है, लेकिन लगभग 1.8% क्या है, हमारे ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है। क्या हमारे ग्लेशियर के रूप में यानी बर्फ के रूप में जमी हुई है। और जो 0.7% हमारा है वो क्या है, हमारे जैसे ग्राउंड वाटर हो गए या झील या नदियों में। और जो हम पानी पीने के लिए भी यूज करते हैं वो क्या है, हम 0.7% में से ही यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा मतलब इसका और इफेक्ट क्या पड़ सकता है, जैसे जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब जो ग्लेशियर के रूप में है, मान लीजिए दिन ब दिन पृथ्वी का क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो अब क्या है, जो मतलब बर्फ जमी हुई है वो भी तो पिघलेंगी। अब उससे पिघलेंगी तो क्या है, हमारा समुद्र का लेवल बढ़ेगा। अब समुद्र का सोचिए मतलब 71% क्या है, हमारे पानी है। तो ये जो बीच बीच में आपको मतलब स्थल दिख रहा है जिसपे महाद्वीप है, मतलब कंट्री है, सब कुछ आते हैं, वो क्या है, एक दिन ऐसा होगा कि मतलब वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाएंगे। और कुछ आइसलैंड तो अब डूबने भी शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारी मतलब दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से दिक्कतें क्या होगी, बढ़ती जाएंगी तो क्या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसा हम जिसके साथ करेंगे वैसा ही होगा ना। हम मतलब जैसा हम अपने नेचर के साथ करेंगे क्या उसी के रूप में वापस भी पाएंगे, या तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी या क्या कर देगी, अपने अपने तरीके से किसी तरीके से वो या तो शुद्ध करने की कोशिश करेगी। जैसे आप लोग सुनोगे जैसे कोरोना हमारा आया था, लॉकडाउन लगा था, तो क्या हुआ था, पूरा एनवायरमेंट एकदम शुद्ध हो गया था, हमारी नदियां क्या निर्मल एकदम जल लेकर जाने लगी थी। तो इसी तरीके से कई सारी घटनाएं देखिए, हमारी प्रकृति जो है ना हमको इतना देती है कि हम अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से अपना जी सकते हैं, लेकिन हम तो उसको पूरा एक तरीके से निचोड़ डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इससे बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे बीमारियां बहुत सारी तरीके से मान लीजिए जैसे होती है, मतलब कैंसर हो गया, और भी बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सब पुराने समय में क्या है बहुत बड़ी बीमारी अगर जो किसी को हो जाती थी तो ये बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। लेकिन आज के समय में लगभग आप कुछ घरों को छोड़कर हर घर में देखेंगे किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित कोई ना कोई पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। आप सोचिए पुराने समय में लोग मतलब कुएं का पानी पीकर और शुद्ध प्राकृतिक हवा लेकर 100 साल तक जीते थे, और हम लोग हैं क्या आरओ का पानी पीकर एसी का यूज करके क्या 60 साल तक जाते जाते हालत खराब हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे इम्पैक्ट क्या है, हमारे जो हमारी गैसें हैं, जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल तो चेंज हो रहा है, अपनी सुख सुविधाएं तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है हमारे एनवायरमेंट अपने पर्यावरण को ही पूरी तरीके से प्रदूषित कर डाले हैं। तो इसका क्या है बहुत हानिकारक प्रभाव, अगर जो इस पे अब काम नहीं किया गया क्या है, इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको मतलब बताना चाह रहे थे कि मतलब वाकई क्या है एक प्रॉब्लम की विषय है, सिर्फ पढ़ने के नहीं, वो तो पढ़ ही लेंगे अभी आप अपना टॉपिक, बट क्या है एक वाकई एक प्रॉब्लम बन चुकी है, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट, जो हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं हमारे क्लाइमेट पे क्या।
ऊर्जा के दोहन से वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, जैसे कण पदार्थ हो गया, धूल हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वातावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्या है, ऊर्जा के दोहन से वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो गैसें हैं उससे क्या है, वातावरण हमारा दूषित हो रहा है। मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न हुई है। इंग्लिश में देख लीजिए क्या है, एनर्जी कंजप्शन प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर सच एज पर्टिकुलर मैटर, जैसे डस्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए एंड कार्बन मोनोऑक्साइड which harm the environment and human health. Energy used by human is the largest source of greenhouse gases in the world. ठीक है, देख लेते हैं अब उसके जो प्रभाव हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड रेन। ठीक है, क्या है हमारा, अम्लीय वर्षा। क्या है, वायु प्रदूषक की वजह से होने वाली बारिश को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब बारिश के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, क्या है, किससे कम हो जाता है हमारा, 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये तब होती है जब कारखानों, वाहनों और हीटिंग बॉयलरों से निकलने वाले प्रदूषक वायुमंडल में मौजूद पानी से मिलते हैं। इन प्रदूषकों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड शामिल होते हैं। ये प्रदूषक पानी में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो हमारे मतलब कारखाने हो गए, उन लोगों में से कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और क्या हमारे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, ये सब क्या है, मतलब उसमें से निकलती हैं। वाहनों से, मतलब जो वाहनों का यूज करते हैं, जो चलते हैं, उससे भी क्या है, मतलब बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो क्या है, मतलब ये क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो क्या है, पानी से मतलब पानी से क्या करती है, क्रिया करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये वायुमंडल में पहले से मौजूद रहती हैं। और पानी भी क्या है, नदियों से वाष्प के रूप में मतलब ऊपर जाता है ना, तो वो मिक्स हो जाती है। उसके बाद क्या है, मतलब ये जैसे कि ये क्या बना लेगी हमारी H2SO4, यानी क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। अब सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, इसलिए क्या, जब बारिश होती है तो क्या है, सल्फ्यूरिक, इसलिए हमको कभी कभी बोला जाता है कि पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो पहली बारिश होती है उसमें क्या है, ये सब जो एसिड होते हैं बहुत ज्यादा हानिकारक मात्रा में, अगर जो हम उससे नहा लेते हैं तो क्या है, हमारी त्वचा पे बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का भी है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी इसी तरीके से, मान लीजिए जैसे NO2 रहता है, एक मिनट, उसी का बस रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है उतना तो हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से क्या हमारे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड और क्या है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड इस तरीके से हमारी बनती हैं। ठीक है, तो जो वायुमंडल में रहती हैं, जो मतलब है, मतलब जो वो जलवाष्प होते हैं हमारे नेचर में, उससे क्या है, क्रिया करके हमारी बहुत सारी केमिकल्स बना लेती हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब बना लेती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उसी से क्या है हमारा एसिड रेन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पानी का जो पीएच मान होता है, क्या होता है, अब एसिडिक कब बोला जाता है, कब किसी को, जब वो उसका पीएच मान क्या है 7 से कम हो जाता है, तो उसको एसिडिक बोला जाता है। तो इसमें क्या है, 5.6 से भी क्या हमारी कम हो जाती है, उसी को क्या हमारा एसिड रेन बोला जाता है। ठीक है, रेन कॉजेड बाई एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड रेन, मतलब वायु प्रदूषण के कारण क्या हमारी जो वर्षा होती है वो एसिड रेन कहलाती है। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर falls below 5.6, it is called acid rain. These pollutants include nitrogen oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide. ठीक है, these pollutants combine in water to form sulfuric acid, nitric acid, and sulfurous acid. ये सब क्या करती है, इस तरीके से मतलब उसमें नेचर में करके क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब बनाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव, अब उसके मतलब इफेक्ट क्या होते हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो वायु प्रदूषण से बनती है, जल, मिट्टी, वनस्पति, इमारतों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जिससे क्या है कई तरीके के नुकसान होते हैं। वो क्या करती है, जल, मिट्टी, क्योंकि वो अम्लीय होती है, मिट्टी पे गिरती है, क्या है उसका भी क्षरण कर देती है, और मतलब जैसे जल को तो प्रदूषित कर दिया, अब अम्लीय पानी हो जाता है तो क्या है वो हानिकारक ही है, क्योंकि क्या है जो हम पानी पीते हैं क्या सोचते हैं कि उदासीन रहे, मतलब उसका पीएच मान लगभग उतना 7 के करीब रहे। ठीक है, तो वनस्पतियों, इमारतों और मानव स्वास्थ्य के लिए कई तरह के हानिकारक होती है। ठीक है, एसिड रेन व्हिच इज फॉर्म बाय एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल टू वाटर, सॉइल, वेजिटेशन, बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन हेल्थ।
विच काजेज मेनी टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ठीक है, वो क्या करती है, कई तरीके के नुकसान पहुंचाती है। जैसे हमारा देख लीजिए, पहला क्या है, जलीय जीवन पर, मतलब जो एसिड रेन है उसका जलीय जीवन पर क्या प्रभाव है। अम्लीय वर्षा से झीलों और नदियों में पानी का पीएच स्तर कम हो जाता है। अब जो बारिश होगी तो नदियों और झीलों में गिरेगी ना, तो उससे क्या होगा, उसका पीएच स्तर कम हो जाता है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। तो क्या है, उसे जो मतलब हमारे जलीय जीव हैं, एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, वो क्या है, मतलब मर जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑन एक्वाटिक लाइफ, ठीक है, हमारे एक्वाटिक लाइफ पे क्या प्रभाव है, इंग्लिश में देख लीजिए। एसिड रेन reduces the pH level of water in lakes and rivers, killing fish and other aquatic organism। ठीक है, क्या करती है, बहुत सारे जो जलीय जीव हैं और मछलियां वो मर जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, वनस्पति पर क्या प्रभाव। अम्लीय वर्षा से पेड़ों की जड़ें कमजोर हो जाती है, जिससे वो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, और वेजिटेशन क्या है, एसिड रेन वीकेंस द रूट्स ऑफ ट्रीज causing them to get sick and die। उसे क्या है, वो उनकी पेड़ों की जड़ें क्या है, कमजोर पड़ जाती हैं और वो मर जाते हैं। अब फिर मृदा पे यानी सॉइल पर। ठीक है, अम्लीय वर्षा से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, क्या है, उसकी फर्टिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्या है, उसका उत्पादन अच्छे से नहीं होगा। क्या हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और भारी धातुएं मिट्टी में घुल जाती हैं। ठीक है, और पौधों और जलीय जीवों के लिए क्या है, हमारी हानिकारक होती हैं। ठीक है, ऑन सॉइल एसिड रेन रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड हैवी मेटल्स लीच इनटू द सॉइल व्हिच इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल। जो मतलब भारी धातु हैं, तो जब एसिडिक रेन होगा तो क्या होगा, उसको गलाएंगी। अब वो गल कर क्या होता है, जैसे पारा हो गया, ये सब क्या है, हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो उसमें गल कर क्या है, मिट्टी में जाएंगे, तो उससे भी क्या है, हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें भी, मिट्टी पे भी हमारी हानिकारक होती है। अब क्या है, इमारतों और स्मारकों पर प्रभाव, उससे क्या होता है, संक्षारण। अम्लीय वर्षा से पत्थर, संगमरमर और धातु की बनी इमारतों और स्मारक खराब हो जा रहे हैं। जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे, ताजमहल का रंग क्या है, पीला होता चला जा रहा है। उसका भी क्या है कारण, हमारा एसिड रेन ही है। तो उससे क्या है, पत्थर, संगमरमर और धातु की बनी इमारतें भी क्या है, उससे खराब हो रही हैं, यानी काली पड़ जा रही हैं। ठीक है, फिगर में देख लीजिए क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई नदी है। ठीक है, बनाया नहीं गया है, अच्छे से दिखाया नहीं गया है यहाँ पर। इसमें से क्या है, H2O जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मतलब हो गया फैक्ट्री से क्या है, हमारी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ऐसे क्या है, हमारी इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट है। अब वाटर जाएगा तो इससे क्या करेगा, यहाँ पर क्रिया कर लेगा। फिर क्या है, जब बारिश होगी तो क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन सब के रूप में क्या होगा, फिर बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पे आएंगे। अब इसे देखिए, ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, देखिए पत्तियां मतलब एकदम एक तरीके से क्या, पूरा पेड़ ही अपना खराब हो गया। इस तरीके से ये मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिगर में है जिस तरीके से। तो क्या होती है, ये बहुत सारी हानिकारक होती हैं, पेड़ों को मतलब नष्ट कर देती हैं, जमीन की फर्टिलिटी को कम कर देती हैं, और भी जलीय जीवन पे और मानव स्वास्थ्य पे भी बहुत हानिकारक प्रभाव अपना डालती हैं। ठीक है, तो एसिड रेन पूरी तरीके से मतलब हमारे कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर क्या हमारा ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लीशन, हम आपको एक बार शुरू में ही उसमें जो बताए थे। ठीक है, वही है ओजोन परत, पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ये क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो समताप मंडल में स्थित है। जैसा क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर, जैसे पृथ्वी का मतलब है, जैसे कहाँ बताएं, जैसे ए मतलब पृथ्वी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्या है, कई सारे लेयर है। तो ये मान लीजिए हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, फिर हमारा मेसोस्फीयर आता है, फिर मतलब एक आता है हमारा थर्मोस्फीयर, फिर लास्ट में आता है एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये सेकंड जो मतलब सेकंड लेयर है हमारा ना स्ट्रेटोस्फीयर, उसी में क्या है, हमारी ओजोन लेयर होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर, जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे जो बारिश हुआ, बादलों का बनना, ये क्या हमारा होता है, जो ट्रोपोस्फीयर है पृथ्वी की पहली लेयर। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पहली लेयर जो होती है वो क्या है, हमारी ट्रोपोस्फीयर होती है। तो उसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, उसी में क्या हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना, न्यूनीकरण या ह्रास, ठीक है, ह्रास रहेगा, ह्रास ओजोन क्षय कहलाता है, यानी ओजोन परत क्षरण कहलाता है। ओजोन की परत हानिकारक परिवैज्ञानिक किरणों को क्या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होने से रोकती है। जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या है, अल्ट्रावायलेट जो रेन है जो हानिकारक होती है उनको क्या है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छिद्र हो गए हैं। इसी के माध्यम से अब हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगी है। अब इसे क्या है, हमारी
मतलब उसमें पतला हो गया, उसमें छेद हो गए हैं, तो जो हानिकारक किरणें हैं वो क्या है, अब डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही है, जिससे क्या है बहुत सारे स्किन की बीमारियां भी हो रही हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। द ओजोन लेयर इज ए लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर लोकेटेड ऑन द स्ट्रेटोस्फेयर। एक इसमें है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ लॉसेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उसको क्या है, पृथ्वी पर डायरेक्टली आने से रोकती है। ओवर द ईयर्स ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर देयर हैव बीन मेनी होल्स इन द ओजोन लेयर। क्या हुआ है इसमें, इस समय बहुत सारे छिद्र हो गए हैं, ग्रीन हाउस मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसी की वजह से। थ्रू दिस हार्मफुल रेडिएशन नाउ स्टार्टेड इंटरिंग द एटमॉस्फेयर। ये क्या कर रही हैं, आप सीधे वातावरण में प्रवेश करना, डायरेक्टली आप प्रवेश करने लगी हैं। ठीक है, ओजोन परत क्षय के कारण कैंसर जैसी बीमारियों के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। क्या है, इससे हमारे स्किन कैंसर जैसी बीमारियों के भी क्या प्रभाव बढ़ रहे हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में विशेष रूप से अंटार्कटिका में ओजोन क्षय या कमी सबसे प्रमुख हुई है। अब जो मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में है वहां पर क्या है, उसमें इस समय सबसे ज्यादा मतलब वहां पर डिप्लेशन देखने को मिला है। ओजोन परत को क्षय करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। कौन सा है हमारा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जो भी हम फ्रिज जैसी अपना यूज करते हैं उसी में से सबसे ज्यादा वो निकलती हैं, तो उसी की वजह से क्या है, हमारी ओजोन परत में छिद्र हुए हैं। ठीक है, ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजीजेज सच एज कैंसर इंक्रीजेज इन द सोलर रीजन्स स्पेशली इन अंटार्कटिका। ठीक है, इन द पोलर रीजन्स स्पेशली इन अंटार्कटिका ओजोन डिप्लीशन और डिप्लीशन इन मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हुआ है हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीसिंग द ओजोन लेयर। एक किसके मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो हमारे क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए यही हमारे उत्तरदायी है। ठीक है, अब देखिए ओजोन लेयर के हानिकारक प्रभाव यानी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। उसके मतलब कौन कौन से प्रभाव हैं, तो सबसे पहले क्या है, त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर। उसके बारे में आप लोग देख लीजिए क्या है हमारा। अल्ट्रावायलेट यानी यूवी विकिरण के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर का खतरा क्या है, बढ़ जाता है, जिससे मेलानोमा भी शामिल है। मेलानोमा मतलब एक त्वचा की मतलब बीमारी है। ठीक है, मतलब कैंसर का ही एक नाम है, जो सभी त्वचा कैंसरों में सबसे घातक होता है। जो मेलानोमा है मतलब ये सबसे अधिक त्वचा कैंसर का, तो इसका भी खतरा क्या है हमारा बढ़ गया है। एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर इंक्लूडिंग मेलानोमा व्हिच इज द डेडलिस्ट ऑफ ऑल स्किन कैंसर्स। तो क्या है, सभी त्वचा कैंसरों में सबसे घातक होता है। फिर हमारा क्या है, मोतियाबिंद। ठीक है, कैटरेक्ट ऑफ आई। यूवी विकिरण आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या है हमारा मोतियाबिंद होने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्या है हमारा, इससे मोतियाबिंद भी हमारे आंखों में मतलब इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन कैन डैमेज द आईज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट्स। ठीक है, फिर क्या है, त्वचा का मतलब ये सब ज्यादा क्या स्किन प्रॉब्लम ही मतलब करती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज मतलब डायरेक्टली अब आ रही हैं, क्या है स्किन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो लोग कर रही हैं। यूवी विकिरण के संपर्क में आने से त्वचा का झुर्रीदार होना और सनबर्न ये मतलब त्वचा की बीमारी है, जिसमें हमारी स्किन जो है क्या है, रेड हो जाती है। ठीक है, तो वो एक सनबर्न की बीमारी है, वो भी क्या हमारी स्किन से रिलेटेड बीमारी है। तो क्या है, यूवी विकिरण के संपर्क में आने से त्वचा का झुर्रीदार होना और सनबर्न की समस्या हो सकती है। एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन कैन कॉजेज रिंकल्ड स्किन एंड सनबर्न। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए इसका भी एक फिगर है। क्या है, जो हमारी सबसे पहले देखिए हम बताए थे ना, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभमंडल है। उसके बाद क्या हमारी है, स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर में ही ये हमारी क्या है, ओजोन लेयर है। ये हमारी क्या है, ओजोन लेयर है। अब देखिए मतलब जो गैसें निकले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है हमारे, ये छिद्र हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर छिद्र हो गए हैं और क्या है, ये पतली हो गई है, जिससे क्या है जो अल्ट्रावायलेट रेज देखिए सूर्य से आ रही है, अब क्या है डायरेक्टली देखिए यहाँ पर प्रवेश कर दे जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ओजोन लेयर डिप्लीशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमारा क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस
प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ऐसा नहीं कि वो हार्मफुल ही मतलब है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुनकर मतलब ये मत तुरंत समझ लीजिए कि हानिकारक होती है। कुछ गैसें मौजूद होनी भी हमारी जरूरी है, क्योंकि वो क्या है मतलब ताकि प्रकाश जब आए तो कुछ को ही रोक सके, ऐसा ना कि मतलब सबको रोक लें, ठीक है, लेकिन कुछ वापस जाए, कुछ एक बैलेंस बना रहे। तो इसीलिए क्या है कुछ हमारी मतलब जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस वो पहले से मौजूद रहती हैं, ठीक है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो पहले से ग्रीन हाउस गैसेस है वो तो मतलब बैलेंस करने के लिए है, लेकिन हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उसे क्या है हम उन्हीं गैसों को क्या है बढ़ा दे रहे हैं, जिससे वो क्या है जो किरणें आ रही है वो वापस फिर वायुमंडल में नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो उससे क्या है हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से आने वाली अवरक्त विकिरण को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती है, क्योंकि मतलब एकदम ठंडी होने भी तो पृथ्वी जरूरी नहीं है ना। तो क्या है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है मतलब है जिससे हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या है वो लोग बैलेंस करके रखती है। मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। अब यही जो पहले से मौजूद थी इसी में क्या है हम जिस तरीके से अपने मतलब सुख सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, जिस तरह के फैक्ट्री और जो मोटर व्हीकल्स मतलब उससे भी हानिकारक मतलब गैसें निकल रही हैं, जो उसी को बढ़ा दे रही हैं, जो पहले से मौजूद है ग्रीन हाउस गैसेस उसी को क्या कर रही है उसकी मात्रा को बढ़ा दे रही है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसी को क्या कर रहे हैं मतलब जो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग। तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें की वजह से। सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में लौटती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और इसे वापस अंतरिक्ष में जाने से क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, ठीक है। तो क्या है कि पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना देती हैं, मतलब जो गैसें हैं वो क्या करती हैं ऑब्जर्व नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं मतलब जो मतलब एनर्जी उसके सूर्य के प्रकाश आती है उसको क्या है वापस जाने से रोक देती हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश देख लीजिए। The greenhouse effect is a natural process in which some gases in the atmosphere, such as carbon dioxide, keep the earth warm by blocking infrared radiation coming from the earth. The amount of greenhouse gases from human activities is increases and the temperature of the earth is increases, which is also called global warming. Energy from the sun heats the earth's surface and returns back to space, but greenhouse gases in the atmosphere absorb this energy and prevent it from going back into space. ये क्या करती हैं मतलब वापस पृथ्वी से वापस नहीं जाने देती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करती हैं मतलब ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है आज के समय में बहुत बढ़ गई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है हमारे जो जलवाष्प है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वो क्या है हमारे मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। क्या है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का क्या है निर्माण जो प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है। परंतु मुख्यतः वनों की कटाई तथा जीवाश्म ईंधन के दहन जैसी मानव गतिविधियों द्वारा इनकी उपस्थिति में वृद्धि हो गई है। तो एक कुछ नहीं है क्या है उसमें जो पहले से मौजूद थे बैलेंस बनाए हुए थे उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं और वृद्धि कर दी है, जिससे वो क्या है कम उनको ऑब्जर्व करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रही है वो ज्यादा ऑब्जर्व कर ले रही है सूर्य के प्रकाश के किरणों को, जिससे क्या है हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर बट देयर प्रेजेंस इज मेनली इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज क्या है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और जीवाश्म ईंधनों के दहने से क्या है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा क्या हमारी वायुमंडल में बढ़ रही है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसका प्रभाव क्या है ऐसे ही एक बार आप लोग देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है, जैसे गर्मी हमारी मतलब एक सीमित में पड़नी चाहिए लेकिन क्या है अब ज्यादा महीनों तक रह रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। क्या है समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, उससे क्या है हमारी धीरे धीरे क्या है जो हमारा जमीन का हिस्सा है वो भी क्या डूबने भी शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या है ग्लेशियर पिघलेंगे, फिर समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे और भी हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस आर कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज leading to climate change, resulting in rising sea levels, changes in weather patterns and increasing extreme weather events, ठीक है। इस तरीके से आपका इंग्लिश था।
देखिए फिर क्या है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट था, अब फिर ग्लोबल वार्मिंग, तो वही वो कारण है, मतलब जो अभी हम पढ़ाए हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उसी के कारण क्या है हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के औसतन तापमान में लंबे समय तक बढ़ोतरी होना। इसके प्रमुख कारण ये है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण क्या है हमारे, और भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मीथेन है। ठीक है, तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी के जो औसतन टेम्परेचर है उसमें क्या है बढ़ोतरी होना ही भी। उसके कौन कौन से प्रमुख कारण है, जैसे गैसों की बढ़ती मात्रा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ रहा है, जीवाश्म ईंधन का जलना, जो भी हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं उससे भी क्या है हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जला है, वनों की कटाई हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के यही सब क्या है प्रमुख कारण, और क्या है हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है जीवाश्म ईंधन है, तो सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो क्या है उसकी वजह से भी हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा है। इंग्लिश में देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। The main reasons for this are increasing amount of greenhouse gases in the atmosphere, burning of fossil fuel, deforestation. Some of the major causes a global warming on carbon dioxide and methane. ठीक है, तो यही था हमारा ग्लोबल वार्मिंग। उसमें उसी में और है एक टॉपिक, बढ़ते तापमान का कारण यह है कि हम मनुष्य औद्योगिकीकरण के बाद से अपनी जीवन शैली के कारण बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सामान्य से ज्यादा गर्मी फंस जाती है और औसत वैश्विक तापमान बढ़ जाता है या ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं जो हमारा अपना इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकीकरण जो है, ठीक है, क्या हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्या है हमारे उसमें से क्या है, अब इंडस्ट्री लगाएंगे और सब करेंगे तो क्या है उसमें से जो गैसें निकलेंगी वो क्या कर रही हैं उसको वायुमंडल में फिर एक लेयर बना दे रही है, तो क्या है ग्रीन हाउस गैसें जैसे हो गई, और भी जैसे वनों की कटाई, उन सब की वजह से क्या है हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है हमारा बढ़ रहा है। द रीजन फॉर द राइजिंग टेम्परेचर इज दैट वी humans emit a lot of greenhouse gases due to our lifestyle since industrialization, which increases the greenhouse effect। तो उससे क्या है जो औद्योगिकीकरण हो रहा है उससे क्या हमारी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। मोर हीट देन नॉर्मल इज ट्रैप्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज आर ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो जो है जो अर्थ एटमॉस्फेयर में है वो क्या है मतलब जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हो क्या है उसमें फंस जा रही हैं, ठीक है, वो उतनी वापस नहीं जा पा रही हैं, उससे क्या हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रभाव, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, वर्षा में बदलाव होना, मौसम की चरण घटनाएं लगातार होना, रेगिस्तानों का विस्तार होना। ठीक है, ये सब क्या है इसके प्रमुख प्रभाव हैं, कौन से ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, क्या हो रहा है लगातार समुद्र का स्तर भी बढ़ जाएगा, फिर वर्षा में भी बदलाव हो रहा है, हमारी मौसमों की मतलब जो मौसम की घटनाएं हैं वो भी क्या है अब पूरी उल्टी सीधी पड़ गई है, मतलब कब गर्मी पड़ना चाहिए कब सर्दी, वो एक पहले जैसे था उस तरीके से अब नहीं हो रही हैं। तो क्या है इसके बहुत सारे ये सब इफेक्ट हैं। ठीक है, सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल, चेंज इन रेनफॉल, फ्रिक्वेंट वेदर इवेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, और क्या है हमारे रेगिस्तान बढ़ गए हैं। ठीक है, अब बस एक टॉपिक और हमारा आज के लेक्चर में क्या है हमारा ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ठीक है, 1 मिनट पढ़ा रहे हैं। क्या है हमारा ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ठीक है, वही है हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने जीवाश्म ईंधन है, जैसे हमारा क्या मतलब ये हो गया पेट्रोल हो गए और डीजल हो गए और भी प्राकृतिक गैसें हो गई, और पूरे वर्ल्ड में कितनी मात्रा में है, और आज के जो प्रोडक्शन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से हम उसका खपत कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हुए कितने सालों का हमारे पास ईंधन बचा हुआ है। ठीक है, इन सब के बारे में पूरे वर्ल्ड के पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है वैश्विक ईंधन भंडार का मतलब है पृथ्वी पर उपलब्ध ईंधन संसाधनों की कुल मात्रा जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है, यानी ये हमारा क्या बताता है कि जो पृथ्वी पर कितने ईंधन उपलब्ध है, ठीक है, उसका उपयोग हम जिसका उपयोग क्या है हम ऊर्जा उत्पादन के लिए कर सकते हैं। हमें बताता है कि दुनिया भर में कितनी मात्रा में जीवाश्म ईंधन उपलब्ध है और आज के उत्पादन और खपत को देखते हुए इसे समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ये क्या बताता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने हमारे ऊर्जा बचे हुए हैं और जिस तरीके से आज का प्रोडक्शन हो रहा है, आज का कंजप्शन हो रहा है, उसको देखते हुए कितने सालों का हमारे पास ऊर्जा या एनर्जी बची हुई है।
ठीक है। तो फिर इंग्लिश में आप देख लीजिए क्या है, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स आर द टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ that can be used for energy production. It tells us how much fossil fuels are available around the world and how long it will take to exhaust them given today's production and consumption. यानी आज के समय को देखते हुए जिस तरीके से आज का कंजम्पशन प्रोडक्शन हो रहा है, कितने समय का हमारे पास एनर्जी बची हुई है। ठीक है, तो इंग्लिश में इस तरीके से है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सॉरी, अच्छा आगे। तो नवीनतम वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार जीवाश्म ईंधन निम्न है। ठीक है, जो मतलब इस समय नवीनतम जो हमारे वैश्विक ईंधन रिजर्व है वो किस तरीके से अपना रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार हमारे ईंधन निम्न है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोयल यानी कोयला। ठीक है, कोल के बारे में सबसे पढ़ेंगे। तो क्या है, दुनिया में 10,54,782 मिलियन टन कोयला भंडार होने का अनुमान है। कितने हमारे 10,54,782 मिलियन टन कोयला भंडार होने का अनुमान है। वर्तमान कोयला भंडार और खपत दर को देखते हुए अनुमान है कि दुनिया में कोयला लगभग 133 से 150 साल तक चलेगा। यानी कितने सालों का हमारे पास, 133 से 150 साल तक ही चलेगा, यानी लगभग सन 2168 तक। ठीक है, आज की प्रोडक्शन और कंजप्शन को देखते हुए हमारा यह अनुमान है कि दुनिया से कोयला कब तक चलेगा, मतलब लगभग 133 से 150 वर्षों तक, यानी सन 2168 तक। ठीक है, कोयला के सबसे बड़े भंडार वाले देशों में अमेरिका लगभग 22%, रूस लगभग 15%, ऑस्ट्रेलिया लगभग 14%, चीन लगभग 13%, ठीक है, क्या है 13%, एंड भारत लगभग 10% शामिल है। ठीक है, तो जो सबसे बड़े भंडार है, मतलब जो जिनके पास मतलब कितना वो भंडार करके, कितना रिजर्व करके रखे हुए हैं, उन देशों में कौन कौन से देश शामिल है। हमारा फर्स्ट पे अमेरिका है, उसके पास पूरे कोयले का जो 10,54,782 है, उसमें से उसके पास कितना है, लगभग 22%। तो फर्स्ट पे कौन सा हमारा, अमेरिका। सेकंड पे हमारा रूस आता है, उसके बाद लगभग कितने परसेंट है, 15% है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, जिसके पास क्या है, 14% है कोयला। फिर चीन आता है, जिसके पास 13% है, और फिर पांचवे पे क्या आता है, हमारा भारत। हमारे इंडिया के पास कितना कोयला रिजर्व है, लगभग 10%। ठीक है, कोयला उत्पादन में शीर्ष देशों में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अब ये तो था कि हम रिजर्व करके कितना रखे हैं, फिर कितना उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रत्येक वर्ष है या मतलब इतने सालों में हम कितना कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें क्या है, हमारा सेकंड पर भी उसमें क्या, इंडिया है। सेकंड पे क्या है, इंडिया ही है। तो शीर्ष देशों में फर्स्ट पे क्या है, चाइना है, फिर सेकंड पे इंडिया है, फिर क्या है, अमेरिका है, इंडोनेशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू हैव 10,54,782 मिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स कंसीडरिंग, कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, 10,54,782। ठीक है, कंसीडरिंग करेंट कोल रिजर्व्स एंड कंजप्शन रेट्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट कोल इन द वर्ल्ड विल लास्ट फॉर अबाउट 133 to 150 ईयर्स, यानी 133 से 150 सालों का ही कोयला बचा हुआ है। द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इंक्लूडेड द यूएस हो गया, फिर रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया एंड इंडिया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे टॉप मोस्ट कंट्री हैं जो हमारे कोयले को रिजर्व करके रखे हुए हैं। द टॉप कंट्रीज इन द कोल प्रोडक्शन इंक्लूड चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो कोयले के जो प्रोडक्शन में है, उस पर टॉप मोस्ट कंट्री क्या हमारा चाइना हो गया, फिर सेकंड पे हमारा इंडिया है, फिर क्या है, अमेरिका है, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो कोयले के बारे में आप लोग पढ़ लिए, कितना रिजर्व है, किस तरीके से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना हमारे पास भंडारण है, और उसको देखते हुए कितने सालों में ये सब हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या है, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैसेस। दुनिया में प्राकृतिक गैस के कुल भंडार अनुमानित 7,299 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, टीसीएफ है। कितने हैं हमारे, ठीक है, प्राकृतिक गैस कितने हैं हमारे, 7,299 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इतनी पूरी दुनिया में क्या है, प्राकृतिक गैसें बची हुई हैं। प्राकृतिक गैसों में कैसे, जैसे आ जाता है हमारा मेथेन हो गया। ठीक है, तो उसका क्या है, मतलब प्राकृतिक गैसों से ही तो उसको क्या है, निकाला जाता है रिफाइनरी करके। ठीक है, अब जो गैस सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सी मुख्य गैसें होती हैं, मतलब होती हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी होती है, एलपीजी होती है, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें भी मतलब क्या है, हमारे
प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य गैसें उसमें होती हैं, ठीक है। अब जो लीक होता है तो उसको मत समझिएगा कि वही गैसें होती हैं, उसको मतलब अलग से एक गैस डाला जाता है जिससे हमको अगर जो लीकेज हो तो उसमें पता चले, उसको एथिल मरकैप्टन बोलते हैं। जो गंध आती है, जो मतलब जब सिलेंडर लीक होता है ना तो जो गंध आती है वो क्या होता है, एथिल मरकैप्टन होता है, उसको अलग से डाला जाता है ताकि वो मतलब बदबू देगा जो कहीं से लीक हो रहा है। लेकिन जो मेन गैसें हैं मतलब उसमें जैसे प्रोपेन ब्यूटेन ही होती है, तो क्या है वो सब प्राकृतिक गैसें से ही रिफाइनरी करके हमारी आई हुई है। तो कितनी हमारी प्राकृतिक गैसें, 7,299 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार वाले शीर्ष देशों में अब सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है, ठीक है, रूस, ईरान, कतर शामिल है। यानी क्या है, सबसे ज्यादा रूस के पास, फिर क्या है ईरान, फिर क्या आता है थर्ड में हमारा कतर शामिल है। भारत के पास 43 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्रमाणित भंडार है जो विश्व में 22वें स्थान पे है। हमारे इंडिया के पास कितना है, जो है ना 7,299 में, उसमें से 43 की मतलब क्या है 43 ट्रिलियन क्यूबिक फीट क्या है हमारे इंडिया के पास रिजर्व है, जो पूरे वर्ल्ड में कौन से स्थान पे आता है, 22वें स्थान पे आता है। और हमारा फर्स्ट पे क्या है, हमारे रूस है फर्स्ट पे, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़े प्राकृतिक उत्पादक देशों में, अब वो तो हो गया मतलब रिजर्व में कि मतलब कितने वो लोग बचा कर रखे हुए हैं, कितना भंडार है। उत्पादक में कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, ईरान शामिल है, ठीक है। क्या है, अमेरिका, रूस। अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत का क्या है, 29वें स्थान पर आता है, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या है, भारत 29वें स्थान पे आता है। और मतलब जो रिजर्व करके रखा हुआ है उसमें कौन सा स्थान है, इंडिया का 22वां, ठीक है। वर्तमान प्राकृतिक गैस भंडार और खपत दर को देखते हुए अनुमान है कि लगभग 52 साल में समाप्त हो जाएगा, अर्थात सन 2069 तक। प्राकृतिक गैस कितने सालों में, मतलब आज के कंजप्शन और प्रोडक्शन को देखते हुए, जिस तरीके से आज खपत हो रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए ये अनुमान है कि लगभग 52 सालों में क्या है, ये जो प्राकृतिक गैस है पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएंगी। कितने सन तक, लगभग 2069 तक, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। The total reserves of natural gas in the world are estimated at 7,299 trillion cubic feet. The top countries with the largest reserves of a natural gas include Russia, Iran और कतर। India has 43 trillion cubic feet of proven reserve, ranking 22nd in the world। इंडिया की रैंक क्या है, 22वीं रैंक है, ठीक है। The United States, Russia and Iran are among the लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कौन कौन से हमारे, अमेरिका हो गए, रूस और ईरान, वो क्या है मतलब प्रोडक्शन में सबसे टॉप मोस्ट कंट्री है। इंडिया इज द 29th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस, और इंडिया क्या है 29th उसकी मतलब रैंक है प्रोडक्शन के मामले में, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के मामले में क्या है इंडिया की रैंक 29th। गिवन द करेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स एंड कंजप्शन रेट, इट इज एस्टिमेटेड टू बी exhausted in about 52 years, that is by 2069। यानी आज के कंजप्शन और उसको देखते हुए हमारा ये अनुमान है कि नेचुरल गैस पूरी दुनिया से क्या लगभग 52 सालों में खत्म हो जाएंगे, यानी 2069, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस था, आप इसे देख लिए होंगे। फिर हमारा क्या है, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल कितना है, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या होता है, जो पेट्रोलियम में जो हमारे क्या है पेट्रोल, डीजल, ये सब जो जहां से मिलते हैं उसको क्या है, हम क्रूड ऑयल से ही उसको क्या है, क्रूड ऑयल को डायरेक्टली हम प्राप्त करते हैं, फिर उसी को उपचार करके ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं हम पेट्रोल, डीजल मतलब इत्यादि गैसें प्राप्त करते हैं। तो उतना देख लीजिए, उतना मतलब पूरे विश्व में कितना है कच्चा तेल का। दुनिया में कच्चे तेल के भंडार लगभग 1.7 ट्रिलियन बैरल, यानी 1.7 इंटू 10 to the power 12, यानी 1 ट्रिलियन बैरल इक्वल टू क्या होता है 10 to the power 12 बैरल, ठीक है। तो ये है जिनमें वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान सबसे बड़े भंडार वाले देश हैं। तो पूरे देश में कितना है 1.7 ट्रिलियन बैरल क्या है हमारे क्रूड ऑयल है, जिसमें वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान सबसे बड़े भंडार वाले देश हैं। सबसे बड़े भंडार वाले कौन कौन से देश हमारे, जैसे हो गया क्या है हमारा वेनेजुएला हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। भंडारण में भारत की रैंक क्या है 24th है, ठीक है। भारत भंडारण में क्या है क्रूड मतलब जो क्रूड ऑयल है उसके भंडारण में भारत की रैंक क्या है 24 है। कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे बड़े वाले देशों में, ठीक है, ये क्या था, ए रिजर्व्स में था और वो उत्पादन में है। कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे बड़े देशों में अमेरिका, सऊदी अरब, रूस शामिल है, ठीक है। क्या है सबसे बड़े जो उत्पादन करते हैं मतलब जो उसका प्रोडक्शन करते हैं उसमें कौन कौन से कंट्री हमारे शामिल है, अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया और रूस।
कच्चे तेल के उत्पादन में भारत की रैंक 20वीं है। और भारत की रैंक क्या है, मतलब जो रिजर्व में है, ठीक है, वो कितना मतलब भंडार करके रखा हुआ उसमें क्या है 24 है। और प्रोडक्शन में भारत की रैंक कितनी है, 20वीं रैंक है। ठीक है, वर्तमान खपत दर को देखते हुए अनुमान है कि लगभग 47 सालों का कच्चा तेल बचा हुआ है, अर्थात 2066 तक यह समाप्त हो जाएगा। तो क्या है, आज के खपत को देखते हुए हमारा क्या अनुमान है कि लगभग 47 सालों का क्या है कच्चा तेल हमारे पास उपलब्ध है, यानी 2066 तक क्या है कच्चा तेल भी पूरी दुनिया से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश देख लीजिए। The world's crude oil reserves are about 1.7 ट्रिलियन बैरल्स, और फिर क्या है R 1.7 into 10 to the power 12 बैरल्स। वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान आर द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट रिजर्व्स। जो सबसे ज्यादा रिजर्व्स करके लार्जेस्ट रिजर्व्स वाले कौन से हमारे कंट्री हैं, हमारे कौन कौन से हैं हमारे, वेनेजुएला हो गया, सऊदी अरब हो गया और ईरान। ठीक है, इंडिया रैंक इज स्टोरेज इज 24, और इंडिया की रैंक क्या है स्टोरेज में 24 है। द लार्जेस्ट कंट्रीज इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंक्लूड अमेरिका, सऊदी अरेबिया, रशिया। ठीक है, जो मतलब रिजर्व करके उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन में सबसे मोस्ट कंट्री कौन कौन से हैं, अमेरिका हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और रशिया। इंडिया रैंक 20 इन क्रूड ऑयल, और इंडिया की रैंक क्या है 20वीं है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है हमारी 20वीं है। लुकिंग at the current consumption rate, it is estimated that about 47 years of crude oil is left. That is, by 2066 it will be exhausted. यानी क्या हो जाएगा 2066 तक क्या क्या हमारे जो मतलब क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल से जो हमारे पेट्रोल डीजल इत्यादि मिलते हैं, आज के कंजप्शन रेट को देखते हुए हमारा अनुमान है कि लगभग कितने 47 सालों में वो क्या है पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा, यानी 2066 तक। ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर में हमारा पूरा टॉपिक था जो हम लोग क्या किए हैं कंप्लीट किए हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या कंप्लीट किए हम लोग। कहाँ गया, ठीक है, क्या क्या हम अपना कंप्लीट किए हैं, क्या है क्लासिफिकेशन। आप हम सबसे पहले तो हमें लोग क्या देखे हैं अपना एनर्जी, उसके डिफिनेशन के बारे में पढ़े हैं। फिर क्या हमारा प्राइमरी सेकेंडरी यानी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, फिर नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, फिर हम कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर, सबसे पहले कैपेसिटी फैक्टर पढ़े हैं, फिर कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स, इन सब के बारे में पढ़े हैं। फिर हम क्या देखे हैं अपना ग्लोबल फ्यूल रिजर्व देखे हैं, फिर इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, अब हमारा क्या बचा हुआ है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ मतलब यूपी। ठीक है, यानी जो हम अब पूरे वर्ल्ड का तो देख चुके हैं, अब हमारी इंडिया में किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, ठीक है, उसमें कितना कोयला बचा हुआ है, कितने सालों का कोयला बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। और हमारी स्टेट ऑफ यूपी में मतलब उसका ऊर्जा परिदृश्य क्या है, ठीक है, और उसमें विभिन्न सेक्टर जैसे हो गया है कहाँ गए वाइज कंजप्शन, जैसे डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर, और विभिन्न सेक्टर में हम उसका कितना % यूज करते हैं, किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा बस मतलब 2 टॉपिक यही बचा हुआ है, जैसे एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड एनर्जी सिनेरियो इन स्टेट ऑफ यूपी। बाकी हम अपना और सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो। तो आज तक बस इतना ही, थैंक यू।